रुबाब अरीबा के बारे में रज़िया के ख़यालात जानकर परेशान थी। वो लॉन में चाय का कप पास में रखे बेंच पर बैठी यही सोच रही थी जब अमीर वहाँ आया था। एक नज़र उसके चाय पर डाली जिसके ऊपर ठंडी होने की वजह से मलाई की एक तह बन गई थी। सब ठीक है ना? तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई है। वो उसके साथ बेंच पर बैठते बोला, बस दिल नहीं कर रहा था। अभी भी वो सामने देख रही थी। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। रबाब ने अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ किया, फिर कुछ देर सोचने के बाद बात करने का फ़ैसला किया। तुम्हारे ख्याल में हम घर वालों का हमारे निकाह का फ़ैसला सही है? क्यों, तुम्हें कोई शक है? पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ शायद। तुम खुलकर कहो जो तुम्हारे दिल में है। निकाह कोई छोटी बात तो नहीं होती। मुझे डर है आज हम सब ने देखा मोमानी लोगों का अरेबिया के साथ बर्ताव। कल को अगर उन्हें मेरे और अरेबिया के मिलने पर कोई मसला हुआ तो? देखो, मैं तुम्हें हरगिज़ उनके खिलाफ़ बज़्ज़न नहीं करना चाह रही। हर किसी की अपनी सोच होती है, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। वो मेरी बहन है। तो तुम्हें ये डर है कि कल को मामा या बाबा में से कोई तुम्हें उससे मिलने से मना ना करे? बिल्कुल हो सकता है उन दोनों के बीच कोई तल्ख़ कलामी हो जाए और फिर इसका सारा मलबा हमारे रिश्ते पर आ गिरे। मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकती, मगर हाँ, मैं उनकी इज़्ज़त करूँगी क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ भी तो हमारे रिश्ते पर इंशाअल्लाह कोई आँच नहीं आएगी। और जहाँ तक रही बात मामा और अरीबा के टकराव की, तो मेरा ख्याल है मोमानी जल्द ही उसकी भी शादी कर देंगी। तो जब वो अपने घर चली जाएंगी फिर कम व बेशतर उनकी मुलाकात होंगी। रुबाब, जो अब तक अमीर की बातें सुनकर खुश हो रही थी, वहीं उसकी मुस्कुराहट, उसका सुकून अमीर के आखिरी जुमले के नज़र हो गया था। मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम पास वाले शहर में किया गया था। अरेबिया और रुबाब दोनों की मेहंदी के जोड़े एक ही तर्ज के थे। वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन थे। फ्रॉक सफ़ेद रंग की थी जिसमें लाइट ग्रीन कलर की कलियां डाली गई थी। दामन के सिल्वर रंग के मोतियों से जीनत बख्शी गई थी। रुबाब, अरीबा, सदफ साहबा रहान के साथ एक कार में थे। इस तरह सारी फैमिलीज अलग अलग गाड़ियों में सवार थी। सब एक ही साथ रवाना हुए थे। सारे कजिन्स स्टेज पर इकरा और फ़हीम के गिर्द जमा हो चुके थे, जबकि बड़े स्टेज के सामने रखे गए सोफ़ों पर विराजमान थे। इकरा अरेबिया को बिल्कुल बड़ी बहनों जैसा प्यार दे रही थी। सबसे पहले मुझे मेहंदी अरेबिया लगाएंगी। मगर एक शर्त पर। पास बैठी नूरन की शरारत सूझी। सबसे पहले आपकी जो झूठी मिठाई भी अरीबा ही खाएंगी। स्टेज पर मौजूद सभी कजिन्स ने अपनी हंसी जब्त की थी। वो अरीबा थी, बगैर जाने मैदान में कूद जाने वाली। हाँ, तो इसमें क्या बात है, खा लूँगी मैं, सबके कह कहे बुलंद हुए थे। मैं तो कहती हूँ आपसे पहले अरीबा की शादी करवा देते, इस बार रुबाब ने अर्ज़ किया। जिस पर अरीबिया ने आंखें दिखानी चाही तो नूरन मैदान में कूद पड़ी। हाँ, तो तुम भी तो चाह रही थी आप ही की जो झूठी मिठाई खाना। नूरन ने मिठाई अरेबिया के मुंह के आगे करते कहा। और बड़ों का मानना है जो दुल्हन की झूठी मिठाई खाता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। अरीबा ने इनकार करते हुए भागने की कोशिश की तो सब कजिन्स ने उसे घेर में ले लिया और अरेबिया को मिठाई खानी ही पड़ी। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था तो वो कॉल सुनने स्टेज से नीचे आई। वो कब से कॉल कट कर रही थी, मगर सामने वाला कोई बहुत ही ढीठ इंसान था। अरीबा ने अब की बार मोबाइल ऑफ कर दिया। सामने पड़े सोफ़ों में से एक पर आकर बैठ गई। वो आसपास के माहौल से अनजान वहाँ बैठी थी। जब भी पास बैठी मैमूना रज़िया को नहीं देख पाई। अगर देख लेती तो कभी वहाँ पर ना बैठती। होश तब आया जब कानों में मैमूना के जुमले पड़े। क्या करूँ मैं बाजी, मैं तो उसे मना कर रही हूँ कि वो इस लड़की को खुद से दूर रखे, मगर वो सुनती किधर है। वो तो बच्ची है, मगर तुम तो समझदार हो ना। मैं तो सदफ बाजी के लिए भी कुड़ती हूँ, कहीं उनकी अच्छाई उनके गले में ही ना पड़ जाए। माँ ने खुदकुशी करके राह फरार ढूंढ लिया। ज़माने की सारी रुसवाई करीम भाई और हम लोगों के लिए छोड़ दी। रज़िया ने संगदिली से समझाया। बस क्या बताऊँ, कभी कभी तो मुझे इसके लिए दुख होता है। कैसी माँ थी उसकी, मगर फिर कहती हूँ ये भी तो उसका ही वजूद का हिस्सा है। इससे ज़ब्त मुश्किल हुआ तो उसने आंसू पीते वहाँ से जाने में ही गनीमत जाने। मगर इंसान क्या कर सकता है, जिस किस्मत में ही दुख लिख दिया हो
उसने कदम बढ़ाने ही चाहे थे, उसके कानों में रुसवाई से भरपूर जुमला गूंजा। ठक कच की आवाज़ पर सब मुतवज्जा हुए। कांच का टेबल अपने ऊपर पड़े कांच के गिलासों समेत ज़मीन बोस हो चुका था। उसका जब्त कब का ख़त्म हो चुका था, आंसू भी जारी हो चुके। खुदारा बस कर दे, बस करते कहते साथ वो ज़मीन पर बैठती चली गई। टीस उठी थी मासूम कलियों जैसे, हाथों में कांच चुभाता, मगर उस तकलीफ की परवाह किसे थी। सब भागते हुए उसकी जानिब बढ़े। लो देख लो, कहती थी ना मैं अपनी माँ की तरह, इससे भी हमारी खुशियों से बह रहे। रज़िया ने हकारत भरी नज़रों से देखते कहा, नहीं हूँ मैं अपनी माँ की तरह, ना ही मेरी माँ को आपकी खुशियों से कोई बैर था। झूठे हो तुम सब लोग। उसकी आवाज़ रोंदी हुई निकल रही थी। उठो मेरी बेटी। सदफ साहबा ने उसे उठाना चाहा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं फुप्पू, मुझ में और हिम्मत नहीं। अब अगर और चुप रही तो मैं मर जाऊंगी। उससे बोलना मुश्किल हो गया। कोई चीज़ साथ देने को तैयार नहीं थी, न ज़ुबान न आंसू। ज़बान बोलने को तैयार नहीं थी तो आंसू रुकने को। ना मेरी गुड़िया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। वो उठकर मैमुना की आप ही थी ना ताई माँ, जो दादू के साथ हमारे घर आई थी? भूल गई आपने कैसे कैसे माँ का वास्ते दिए थे? मैमुना शतरद्द रह गई। वो नहीं जानती थी कि अरीबा को वो सब याद होगा। मेरी माँ ने सिर्फ आप लोगों की वजह से खुदकुशी की। आप लोग हैं कातिल मेरी माँ के, हमारी खुशियों के। हाँ, तुम तो कहूँगी उसकी बेटी जो ठहरी। अब की बार रज़िया ने एक और ज़रब लगानी चाहिए, मगर रीबा सब बस में नहीं आ रही थी। वो बस आज खुद को सुना रही थी। वो आज जुल्म की दास्तान सुना रही थी। एक वक्त था जो जुल्मत का था, एक हुजूम था जो जालिमों का था, एक हुक्म था जो सज़ा था, एक सज़ा थी जो नाकर्दा गुनाह की थी, एक बहतान था, एक फरीक था, एक मलका थी जो पाक दामन थी, एक हुजूम था जो इल्ज़ाम तराश था, एक परी थी जो मलका की परछाई थी। वो जिसने मलका की रीत न निभाई थी, उसने खुद को समेटा भरे मजमुए को अक्स दिखाया। बताए इन सबको ताइमा, कि आपने और दादू ने नहीं कहा था माँ से कि अगर उन्होंने बाबा को ना छोड़ा तो आप ताया को छोड़कर चली जाएंगी? उसने आह भरी। मेरी माँ बुरी औरत नहीं थी, बल्कि आप लोगों की जहनीत बुरी थी। ताया अब्बू माँ को सिर्फ बहन समझते थे, और आप लोगों ने मेरी माँ पर तहमत गढ़ दी। सबको याद है तो ये कि मेरी माँ ने खुदकुशी की थी। अगर कुछ नहीं याद तो वो जुल्म था जो आप मेरी माँ पे करते थे। कैसे दादू ताया उन्हें पीटते थे, और वो बेचारी तो सबसे छुपती छुपाती दुनिया से चल बसी। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे। ठीक कहा आपने, मेरे ऊपर तरस ही आना चाहिए। मेरी किस्मत सच में बहुत बुरी है। जब भी मेरे माँ बाप को वापस बुला लिया गया और मुझे आप समदिल लोगों में अकेला छोड़ दिया गया। वो कहते हुए हॉल से बाहर निकल गई। रुबाब ने साथ जाने की कोशिश की। रिदा ने उस रिदा से हाथ के इशारे से रोक दिया। वो रुबाब की कॉल सुनते ही उसे ढूंढ के निकल पड़ा था। चंद मिनट की ड्राइव के बाद ही वो उसे सड़क के किनारे बैठी नजर आई। सामने उसके जूते पड़े हुए थे। वो बिला खौफ ख़तर नंगे पाँव वहाँ बैठी थी। आज किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो बस अपने माँ बाप की छाँव में जाना चाहती थी। अरहान खामोशी से आकर उसके पास बैठ गया। वो उठकर जाने लगी तो अरहान ने हाथ थाम लिया। बस फिर वो वहीं पर फिर से ढह गई। बात करने की कोशिश की तो अल्फाज नादा हुए और आंसू बहते चले गए। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। बहुत बहुत तकलीफ़ है। उसने ज़बान के साथ हाथों की मदद ली थी अपनी बात कहने को। अरहान ने उसके सामने पाँव के बल बैठे उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। नहीं रेबी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे माँ बापा के पास जाना है, प्लीज़। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए फरियाद कर रही थी। मेरा तो कोई नहीं है। उसके आंसू में और शिद्दत आ गई थी। अरहान जो महसूस हो रहा था जैसे उसके आंसू के साथ साथ उसकी धड़कनें भी रुकने को कर रही थी। रेबी मेरी तरफ देखो। अरीबा ने नफ़ी की। प्लीज़ देखो मेरी तरफ। क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे इस भीड़ में अकेला छोड़ दूँगी? नहीं, आप भी मेरे नहीं हैं। सबको अरीबा से सिर्फ हमदर्दी है। कोई नहीं है जो अरीबा का हो, जिसकी धड़कनें अरीबा के दूर जाने से रुकती हो। अरीबा हो या ना हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी बच्चों की तरह रो रही थी। अच्छा, और मैं कहूँ कि ना सिर्फ तुम्हारे दूर जाने से, बल्कि इस बात के तसव्वुर से मेरी सांसें मुझे हर तंग होने लगती है। तो
वो उसकी आंखों में देखता बोला तो तय हुआ, और जब वो भी रूठा करेंगी तब तब उसे इकरार करना पड़ेगा, हाँ वो है जो उसकी ज़िंदगी की, उसके साथ की, उसकी खुशियों की दुआ मांगता है। हाँ, उस पर सिर्फ अरीबा का हक है और अरीबा पर सिर्फ उसका। अरीबा ने अपने हाथ पीछे लेने की कोशिश की। मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। वो अरहान की शौकिया खूब पहचानती थी। किससे? अंधेरे से। मगर पहले तो तुम यहाँ अकेली थी। आप नहीं लेके जा रहे? उसने खुद जाने की धमकी देनी चाहिए। लड़की, तुम्हें अल्लाह ही समझ सकता है। गांव क्योंकि दूर था, अंधेरा भी था, इसलिए आते वक्त सब लोग एक साथ आए थे। मगर अरीबा की वजह से वो लोग पहले लौट रहे थे। रबी, तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा है। कैसा रिस्क? वो पहले ही अंधेरे से डर रही थी। यहीं अकेले आने का, अगर कहीं बीच रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया तो? अरीबा अंधेरे के कब सबब उसकी आंखों में शरारत, छुपी शरारत नहीं देख पाई थी। आपको मुझे नहीं लेकर आना चाहिए था। 1 मिनट, तुमने शायद खुद ही कहा था घर जाने का। हाँ, तो आप मना कर देते, तुम मान लेती ना। जैसे वो जो उसको तंग करने का मूड में था, अब खुद सुलग कर रह गए। आप इन हालात में भी ऐसे लड़ रहे हैं? वो रूहान सी हुई। हाँ, मैं लड़ रहा हूँ। वो हैरान था। आया वो गलत समझ रही है, वो सच में उससे लड़ रहा है। देखो, मुझे पहले ही डर लग रहा है, ऊपर से आप डांट रहे भी रहे। उसकी आंखों में ढेरों खौफ था। वो बाहर की जानिब देखकर बोली, लड़की, मैंने कब डांटा? आप हमेशा ही अपनी गलती नहीं मानते। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो जो दुआ पढ़ रहा था एकदम से अपने बाजू पर उसके हाथों की गिरफ्त महसूस करते चौंका। जो हाथ उसने हैंड ब्रेक पर रखे था, अरीबा ने डर से उसका वहीं बाजू थाम लिया था। वो उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। अरहान ने उसे होशियार होकर बैठने को कहा, क्योंकि सड़क टूटी हुई थी, मगर वो इस सड़क पर इतनी रात को कार की स्पीड कम नहीं कर सकता था, जिसके अरेबिया को तो अच्छे खासे जिन निकल गए थे। कम से कम उसे ही यही लग रहा था। वो घर पहुंचने तक काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसने घर के सामने पहुंचते ही शुक्र अदा किया। वो घर आए तो अरहान ने उससे खाने का पूछा, जिस पर उसने इनकार कर दिया। मैं कुछ वक्त के लिए सोना चाहती हूँ, वो जो कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ने ही लगी थी, किसी के साथ बढ़ते कदम देखकर रुक गई। अरहान ने अब्रोच कर पूछा, क्या? आप किधर जा रहे? वह हैरान हो रही थी। और किधर जाऊंगा, तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अरहान, आपको फूफू से किया गया अहद याद है ना? वो उसको देख कर मुस्कुरा दिया। तुमने ऐसी ही बनती हो, वैसे माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो। कहते साथ उसने उसके माथे पर एक चट लगा दी थी। डोंट वरी, मुझे अहद भी याद है, और ये कि तुम मेरी इज्जत हो। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता मेरी बेबी अकेले बैठ कर रोए। तो क्या आप मेरे साथ रोएंगे? खैर, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मगर तुम्हें रोने नहीं दूंगा। वो कहते साथ आगे बढ़ गया तो वो भी पीछे चल दी। अब चूंकि ये पहरेदार साहब उसकी पहरेदारी का काम संभाल चुके थे, तो मजबूरन उसे अपने रोने का प्लान को मनसूख करना पड़ा। लिहाजा वो भी अच्छे बच्चों की तरह कपड़े तब्दील करके सोने के लिए लेट गई। तो अरहान टेरिस पर चला गया। वो सब लोग उन लोगों के पहुंचने से कुछ देर बाद ही पहुंच गए थे। सदर साहब आज पहली मर्तबा ऐसे गुस्से में दिखाई दे रही थी। उनके पीछे सभी भाई बहन भागते हुए दाखिल हुए। उन्होंने सामने अरहान को खड़े पाकर जल्दी से पूछा, किधर है अरीबा? वो सोने चली गई। हाय, मेरी बच्ची इस भूखी सो गई। फिर उन्होंने महमूना रजिया का रुख किया। तुम लोगों को ज़रा सी शर्म नहीं आई मेरी बेटी का दिल दुखाते? उन्होंने दुख भरे अंदाज में कहा। यही सब करना था तो मुझे क्यों बुलाया? हाँ आपा, मुआवजरत आइंदा नहीं होगा। बस देख ली मैंने अपनी बच्ची की बर्दाश्त। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। ज़रा बताओ ना मुझे, आज तुम लोग मर जाओ, क्या कुछ है अपने रब के हुजूर पेश करने को? है ऐसे करतूत? आज वो सारा लिहाज, सारी मुलरवत बालाए ताक रखते हुए बोल रही थी। अब उन्होंने वसीम का रुख किया। मैंने अब इन सब चीज़ों को ये सोचकर भुला दिया, जब वो ही नहीं रही तो अब पुरानी बातें कुरेदने का फ़ायदा। मगर तुमने और तुम्हारी बीवी ने हद कर दी। क्या तुम्हें इतनी संगदिली ज़ेब देती है? तुम्हें खौफ तो नहीं आता होगा कि तुम्हारी भी एक बेटी है? रज़िया तड़प कर बोली, हाय हाय बाजी, अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची के लिए। हाय मैं सदके बीबी, अब कैसे सीना जलाए? बख्श तो उसे, वो मर गई है, अब उसकी बच्ची को ज़िंदा रहने दो।
उन्होंने आखिर में नफ़रत भरी निगाह मैमूना पर डाली और अरीबा के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो अरीबा के कमरे में आई। उन्होंने अरीबा के माथे पर प्यार किया। अरीबा, मेरी बेटी, उठो। उसने एक बार आँख खोलकर देखा, फिर उनकी गोद में सर रखकर फिर से सो। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए कहा तो उठ गई। सर अभी भी गोद में ही रखा था मगर आंखें खोल चुकी थी। फूफू, माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो अभी भी तकलीफ़ में थी। नहीं चंदा, ऐसे नहीं कहते, वो तो तुमसे बड़ा प्यार करती थी। नहीं फूफू, अगर ऐसा होता तो खुद की जान लेने से पहले मेरा सोचती। वो सोचती कि मुझे किन लोगों के आसरे पर छोड़ के जा रही है। खुद तो उन्होंने मौत को गले लगाकर सब मुसीबतों से छुटकारा पा लिया और मुझे जहन्नम में झोंक गई। माँ बाप के ऐसे इक़दाम से पहले बच्चों का ख्याल नहीं आता क्या वो ये नहीं सोचते कि वो अपने बच्चों को इन भेड़िए नुमा इंसानों में अकेला करने जा रहे? क्यों उनको ख्याल नहीं आता कि वो अपने बच्चों को इन संगदिल लोगों की भीड़ में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? वो कैसे इतने खुदगर्ज हो सकते? फुप्पू कैसे? वो मजबूती से उनका हाथ थामे अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश कर रही थी। मुसलसल रोए जाने की वजह से आंखें सूज गई थी। वो फजर पढ़कर लाउंज में ही बैठ गई। उन्हें बैठा देखकर सभी उधर आते गए। अब जब सब बड़े आ चुके तो उन्होंने कहना शुरू किया, देखो वसीम, आज तक तुमने और तुम्हारी बेगम साहबा ने अपनी मर्ज़ी की है। मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया मुझे इज्जत दे। जैसे तुम लोग मेरे भाई थे वैसे ही करीम था। आप खुलकर कहे, आप जो कहना चाहती हैं। आप हमारी बड़ी है, आपको तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरी एक बेटी का ब्याह कर ले जाओगे, दूसरी के साथ ज़्यादती करोगे, तो मैं इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। कल रात की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। तुम अगर चाहो तो अमीर का निकाह कहीं और कर सकते हो। ना मुझे ना मेरी औलाद को बुरा लगेगा। मैं आइंदा अपनी बच्ची को कुछ कहने की इजाज़त हरगिज़ किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने बड़े सख्त बात कह दी थी। आज तो निकाह तय था। कैसी बातें कर रही है बाजी? आज शाम में दोनों का निकाह है, लोग क्या कहेंगे? मगर मैं लोगों की वजह से अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। अगर रबाब की किस्मत में शादी होना लिखी है तो हो जाएगी। उन्होंने बात में वक्फा लिया। तुम अपना और अपनी बीवी का फ़ैसला बताओ। उन्होंने दो टुक अंदाज में कहा, जी नहीं बाजी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप रिश्ता ना ख़त्म करें, हमें किसी से कोई मसला नहीं होगा। जी, भाई ने बहन का मान बढ़ाया तो बहन ने भी भाई को मान रख लगी। रुबाब, तुम्हें डर नहीं लगा जब फुप्पू ने मंगनी ख़त्म करने की बात की? अरीबा ने अपने पास बैठी रुबाब को देखते हुए पूछा। पता नहीं, शायद नहीं, उसने सर दहा भरकर कहा। क्यों नहीं लगा, जबकि अब हम जानते हैं अमीर भाई और तुम एक दूसरे को चाहते हैं। हम चाहते तो हैं, मगर मैं नहीं चाहती मैं अपनी एक छोटी सी चाहत को पाने के चक्कर में इतनी कीमती रिश्ते खो दूँ। तुम मेरी फ़िक्र क्यों करती हो रुबाब? जो किस्मत में लिखा होगा हो जो होकर रहेगा। तुम अपनी खुशियों की परवाह करो। अरीबिया ने उसके गिर्द अपने बाजू का हल्का बनाते हुए कहा। हाँ तो फिर जो मेरी किस्मत में होगा वो मिलकर रहेगा। अगर अमीर का साथ मेरे हक़ में बेहतर होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा। तुम इतना मत सोचा करो। तुम भी उससे सिर्फ अपनी खुशियों का सोचो। उसने भी उसके गिर्द लपेटे हाथों को थामते कहा। ओए, ये तुमने मेरे साथ मैचिंग की है? अरहान ने स्टेज पर बैठी अरीबा के पास वाले सोफे पर दराज होते हुए कहा। अरहान 3 पीस सूट में मलबूस था। समझना मुश्किल था आया उसने सूट को पहनकर उसकी शान में इजाफा कर दिया है या फिर सूट ने। अरीबा ने भी हैरान थी, आया उसके कोट का कलर अरीबा के फ़्रॉक से कैसे मैच हो गया। अब यह बात तो सिर्फ अरहान और रुबाब ही जानते थे कि उन दोनों का प्लान था, जिसके लिए रुबाब ने अरीबा को मनाकर ये फ़्रॉक ज़बरदस्ती दिलाई थी। आप कितने खुशफहम हैं ना? वो उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। और आप कितनी संगदिल, अरहान ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। मतलब बंदा इतनी मेहनत से तैयार हुआ, कोई थोड़ी सी तारीफ़ ही कर देता है। हैं तारीफ़? वो गड़बड़ाई। हाँ, क्यों नहीं कर सकती? वह हैरान हुआ था उसके इस एतराज़ पर। आपकी? वो जिसको समझ नहीं आ रही थी क्या पेश करे तारीफ़ में, उसको सुलगा कर रख गई थी। क्या मतलब आपकी? अब मैं इतना बुरा भी नहीं लग रहा हूँ। उसने शक्ल पर 12 बजाते
कहा। कोई भूल रहा है, आज मेरा दिन है। रुबाब जो पास बैठी दोनों की सरगोशियों को सुन रही थी, अब की बार बोल ही पड़ी। हाँ, ये तो तुम्हारे शौहर को पता होना चाहिए। अरहान ऐसे कैसे बखशता जिसके उसके होने वाली तारीख रुकवा दी। इतनी देर में अमीर भी स्टेज पर आ चुका था। यार अमीर भाई, संभाले अपनी बीवी को, आपके चक्कर में मेरा रोमांस तेल हो रहा है। वो रवानी में बोलकर पछता है। अरे हैरान क्यों हो रहे, इनकी क्रश लिस्ट बड़ी लंबी है। 55 मिनट भी देने लगे तो सबको तो सुबह से शाम हो जाए। वो बात संभालने के साथ साथ अरहान को चिढ़ाना नहीं भूली। यही नुकसान होता है एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। अमीर ने भी हिस्सा डालकर कहा लगाया था। आपको कैसे क्या पता साथ पढ़ने का भी नहीं बल्कि शादीशुदा होने के असरात है। ये बात उसने खुद से कही थी। वापस घर पहुंचते ही फ्रेश होने के लिए उन्होंने अपने अपने कमरों का रुख किया। तीनों ही जल्दी में थे, बस जल्दी से फ्रेश होकर सदफ साहबा के कमरे में जाए। रुबाब और अरहान जब कमरे में दाखिल हुए तो अरीबा वहाँ पहले से ही पाई गई। हम कैसे भूल गए इसको, अरहान ने चिढ़ते हुए कहा। अरीबा सदफ साहबा से लिपटी हुई थी, इसकी बात पर मुस्कुरा दी। अब एक तरफ अरीबा थी, दूसरे जानिब रुबाब और अरहान। बेचारा सामने खड़ा बस देख रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ। माँ, ये क्या बात हुई? ये हर वक्त आपके साथ चिपकी रहती है। हाँ, तो खुद की मेहनत से चिपकती हूँ, उसने सदफ साहबा के गिर्द बाजू का हल्का बनाते हुए कहा। माँ, मुझे भी आपका साथ लेटना है। वो अब इनमें से एक को उठाए। भाई अरीबा उठे, आखिर को बीवी है, शौहर की ख्वाहिश पूरी करती है। कोई नहीं, जहाँ फूफू हो वहाँ कोई शौहर नहीं, उसने साफ मना किया। ये तो बेटा कल अम्मा को जाने दो, फिर बताऊंगा। अच्छा अच्छा, बस अरहान तुम इधर रुबाब वाली साइड पर आ जाओ ना बेटा। तुम लोग जानते हो ना अरीबा नहीं उठेंगी। अब चूँकि कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रुबाब की तरफ लेट गया। फूफू, आप इतने दिन वहाँ कैसे रहेंगी? इतने दिन कहाँ है, थोड़ी दिन की तो बात है। और फिर अल्लाह सोने के घर जाकर वापस आने को किसका दिल चाहता है? फूफू, आप मुझे भी साथ ले जाती। मुझे पता है इन दोनों ने आपके जाने के बाद बहुत रुलाना है। वो रुहानसी हुई, जिस पर रुबाब और अरहान दोनों इसकी हालत पर हंस दिए। तो ऐसे कैसे डराएंगे? ये एक बार मेरी गुड़िया को कुछ कहकर तो देखो। और जो आपकी गुड़िया हमें इतना तंग करती है वो। अच्छा, गांव में किसने किसको तंग किया? अरीबा भी भरपूर मुकाबले पर आई थी। अच्छा जी, जो खुद आज तक तंग करती आई है उसका क्या? उस मैंने एक ज़रा सा तंग कर लिया, वो याद है? एक ज़रा सा तंग? वो जो आप मुझे इतना डराते रहे, वो किस खाते में जाएगा? हाँ, मैं तुम्हें नाग बनकर दिखाता रहा हूँ ना। जो मैडम मुझसे डरती रही, नाग नहीं है, बने तो नाग से कुछ कम भी नहीं थे। वो अपनी तरफ से बहुत आहिस्ता बोली थी, मगर जल्द रुबाब के कह ने उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। अच्छा, अब तुम माँ को एक बार जाने दो। देखो फुप्पू, देखा आपने, मैं अब इनके साथ कैसे रहूँगी? भाई अल्लाह आप पर रहम करे। रुबाब ने अरहान के कान में सरगोशी की। अरहान, खबरदार, अगर तुमने या रुबाब ने इसको तंग किया। साथ ही उन्होंने अरीबा के माथे पर बोसा दिया। अच्छा देखो, मेरे बात लड़ना मत, मिलजुल कर रहना। ये ना हो जब मैं वापस आऊँ तो तुम लोगों के झगड़े निपटाने में मुझे साल लग जाए। तीनों हंस दिए। अब तुम सरबराह हो घर के, किसी भी बात के लिए तुम जवाबदार होंगे। और रुबाब, अरीबा, तुम दोनों भी ज़्यादा इसको तंग मत करना। रुबाब, भाई को वक्त पर नाश्ता देना। उन्होंने बातें करते हुए महसूस किया वो तीनों सो चुके थे। सुबह वो तीनों सदफ साहबा को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाए। हर माँ की तरह जहाँ वो इतने खूबसूरत सफ़र पर निकल रही थी, वहीं उन्हें पीछे की फ़िक्र करी हुई थी। जब भी उन्होंने सारे रास्ते तीनों को ढेर सारी नसीहतों से नवाजा था। अभी तीनों से गले मिलकर दुआएं देती अंदर की जानिब बढ़ गई। हाँ, तो क्या सीन है, आज नाश्ता क्यों ना कहीं बाहर किया जाए? अरहान ने पलटते हुए कहा। रबाब और अरीबा दोनों चहक गई। वाह भाई, माँ के जाते ही फॉर्म में आ गए। रुबाब ने छेड़ा तो अरहान को चाहा, मगर घूरी से अरीबा ने था। यार, तुमने ऐसे ही जलती रहना है हम दोनों के प्यार से। अब अमीर को तुमसे प्यार है, इसमें प्यार नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? रुबाब ने मुंह बनाया। वैसे तुम कहो तो इससे भी बुला सकता हूँ, आखिर को भाई हूँ तुम्हारा, इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी। लो, अब तुम लोग खुद ही नहीं मिलना चाहते एक दूसरे से? उसने गाड़ी मोड़ते हुए कहा।
पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग खुश होने लगते हैं, जब हमें एहसास होने लगता है कि अब ज़िंदगी में सब ठीक हो जाने जा रहा है, तभी ज़िंदगी हमारे सामने कोई नया इम्तिहान लेती है, कोई नई आजमाइश। शायद यही ज़िंदगी है जिसमें सिर्फ सफ़र और रुकना मौत है। आपने बस अल्लाह पाक के साथ अपने ताल्लुक़ के रोज़ बरोज़ बेहतर करते रह जाना है। शायद यही ज़िंदगी है जिसमें सिर्फ सफ़र और रुकना मौत है। आपने बस अल्लाह पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को रोज़ बरोज़ बेहतर करते जाना है और इम्तिहानात को झेलते। जब भी कभी आप सुरखरू होकर मजबूत होंगे तो कभी टूट कर बिखर जाएंगे। वो और रुबाब टीवी देख रहे थे जब काम वाली ने आकर बताया कि उसके मामू आए। अरीबा फ़ौरन से ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मामू जान? अरीबा ने उनके गले से मिलते कहा। मैं ठीक हूँ, मेरी गुड़िया कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं, चाय या कॉफ़ी? फ़िलहाल सिर्फ पानी लूँगा। ये बताओ सदा पापा किधर है? उन्होंने सोफ़े पर तशरीफ़ रखते कहा। वो तो उम्रा करने गई है माशाल्लाह, उसने खुशी से बताया। अच्छा, तो घर में कौन कौन है? मैं, रबाब और अरहान। क्या मतलब, सिर्फ तुम 3 लोग? और घर में जवान लड़के के होते हुए वो तुम्हें ऐसे ही इधर छोड़कर चली गई? और अरीबा इसी जवान लड़के के साथ बचपन से रह रही है? अब की बार जवाब रुबाब ने इनायत किया। हाँ, बड़ों के होते हुए अलग बात होती है, मगर इस तरह। अरीबा, चलो बेटा, आप अपना बैग लेकर आओ, आप मेरे साथ चल रही हो। अरीबा तो बस उनकी बात ही सुनकर रह गई। मगर मामू, मैं फूफू से पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ? इनसे मैं खुद ही बात कर लूँगा। वैसे भी मुझे उनसे इस चीज़ की तवक्का नहीं थी। अंकल, आप थोड़ा इंतज़ार कर ले, अरहान शाम तक आ जाएगा, फिर फ़ैसला कर लिया जाएगा। तो अब मुझे फ़ैसला लेने से पहले अपने से आधी उम्र के बच्चे से पूछना होगा। वो क्या कर लेगा आकर? अरीबा, क्या तुम बगैर सामान के जाना चाहती हो? वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उसके गुस्से को देखते सामान पैक करने चल दी। रुबा भी उसके पीछे आई। रैबी, तुम ऐसे कैसे जाओगी? अरहान भी घर पर नहीं है। यार तुम बताओ रबाब, तुमने देखा ना, वो किसी सूरत मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। वैसे भी जब तक फूफू नहीं आ जाते हम कर भी क्या कर सकते हैं? उसने बेबसी से कहा। मगर जिससे था वो वहाँ कहीं नहीं था। एक बार पूछ ही लेती, कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ कि नहीं? वो अभी भी सर ग्राउंड से टेक के यही सोच रही थी। आखिर को रुबाब भी तो इस रोज़ बात करती है। क्या इतनी मोहब्बत की उम्र होती है? जितना पल साथ होती है तो जिंदा ना मर जाती है। वो रोज़ की तरह यूं ही सोचते नींद की वादियों में जा चुकी थी। और वो हमेशा की तरह आज भी लेट घर आया था। अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगा था जब रबाब को अपना मुंतज़र पाया तो सलाम करते हुए उसकी तरफ बढ़ा उसे मिलने। वालेकुम अस्सलाम। अरहान, आखिर कब तक तुम अपने साथ यही रवैया रखोगे? अगर तुम्हें उसके बगैर यूं ही ज़िंदगी गुजारनी थी, नहीं रह सकते थे उसके बगैर, तो क्यों से जाने दिया? रुबाब उसकी बहन थी, वो कैसे उसकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर सकती थी? उसने इजाज़त तलब ही कब की थी? अरहान ने अपने गम को छुपाते हुए शिकवा कर ही दिया। कहीं क्या नहीं था उन अल्फाज में? शिकवा, दर्द, ज़ख्मी दिल की तड़प, सब तो था, बस कोई नहीं था तो वो जिसके लिए अल्फाज थे, जिससे शिकवा था। वो इस जुमले से अपने भाई की तकलीफ़ का अंदाज़ा बखूबी कर सकती थी। उसने जाने की ख्वाहिश भी तो नहीं की थी अरहान? रबाब ने फिर से सवाल किया। उसने रुकने में भी तो ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसने तो एक पल को मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। वो जिसके लिए यहाँ थी, जब वही नहीं तो वो क्यों रुकती? वो ये सब कहते तल्ख यादों से लौटा था। चले मैं चेंज कर लूँ, कहते साथ ही वो अपने कमरे के जानिब बढ़ गई। आखिर दोनों में इतनी अना क्यों है? रुबाब सोफ़े पर बैठी बड़बड़ाई। वो भी अपने कमरे में आते ही सोफ़े पे दराज हो गया, सर पीछे को गिरा दिया। अरीबा, कम से कम जाने से पहले बता देती, मेरा इंतज़ार ही कर लेती। मैं समझा था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, मगर शायद मैं गलत था। तुम्हें इतने दिनों में एक बार भी मेरी याद नहीं आई होगी। मैं चाहता हूँ तुझ पे दिल हार दूँ, मैं चाहता हूँ तुझ पे जान वार दूँ, मगर मेरी जान मैं कैसी अपने अना हार दूँ। मैं चाहता हूँ तेरी कुर्बत में ज़िंदगी गुजार दूँ, मगर मेरी जान मैं कैसे ख़ुद को हार दूँ। मैं चाहता हूँ तेरा रंग ओढ़ लूँ, मगर मेरी जान मैं कैसे अपना रंग छोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ तुझसे इकरार मोहब्बत करूँ, मगर मेरी जान मैं कैसे इजहार मोहब्बत करूँ। मैं चाहता हूँ तुझसे अहद वफ़ा करूँ, मगर मेरी जान मैं कैसे ख़ुद को पाबंद वफ़ा करूँ। वो शावर लेकर निकला ही था जब उसके मोबाइल पर बिप हुआ।
वो तौलिए के साथ बाल खुश्क करते मोबाइल की जानिब बढ़ा। किसी अनजान नंबर से मैसेजेस भेजे गए थे। जैसे जैसे वो मैसेजेस पढ़ते जा रहा था उसकी रगें तनी जा रही थी। उसने फ़ौरन इस नंबर पर कॉल की। मैं जानता था कि बस तुम्हें मैसेज मिलने की देर है, तुम खुद मुझे याद करोगे। सामने वाला काफ़ी खुश हुआ था। इसका अंदाज़ा ठीक साबित हुआ। मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं की। साफ साफ बताओ, इनके बदले क्या चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, हम क्या चाहेंगे, बस आपका भला चाहते हैं। मेरी इज्जत को उछाल कर तुम मेरा भला चाहते हो? सिर्फ 2 दिन उसके बाद तुम मेरा भला चाहने का इनाम पाओगे। वो कहकर कॉल कट करने लगा था जब सामने वाला फिर से बोला, कॉल मत कट करना, कल दोपहर 3 बजे रेस्टोरेंट रोज़ मेरी आकर देखना। अरहान ने कॉल काट दी थी बगैर कुछ कहे। मोमानी, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगी। सामने से खामोशी पाकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई। आधे घंटे बाद वो रेस्टोरेंट पहुंच गई। सामने ही था। उसके इंतज़ार में दिल की धड़कन भी ज़ोरों पे थी। बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आ रही थी मगर अंदर खौफ था। फुप्पो इधर होती तो और बात थी, मगर अब जब वो यहाँ नहीं थी तो अपने मसले खुद ही संभालने थे। क्या चाहते हो मुझसे? उसने टेबल पर झुकते हुए कहा। बैठ जाए, बात ज़रा फुर्सत से करने की। मैं यहाँ तुम्हारी कोई बकवास सुनने नहीं आई। मेरे ख्याल से तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि फ़ैसला करो। ये मैं बताऊंगा कि तुम क्यों आई हो। वो भरपूर खबासत से मुस्कुरा। रही बात तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम जानती हो। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं। मेरा निकाह हो चुका है। उसका कहका जानदार था। अच्छा, तुम कहोगे और मैं मान लूँगा। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए, किससे हुआ है तुम्हारा निकाह? अरीबा ने फ़ौरन से अपना हाथ पीछे लिया और एक बार फिर वो उसके गाल पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर चुकी थी। अब की बार तुम्हारी किसी बकवास में नहीं आऊँगी। जो चाहे कर लो, जिसको चाहे दिखाओ, भले शहर भर में लिखवा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आइंदा मुझे कॉल की तो साइबर एक्ट को तो पता ही होगा। वो कहते साथ ही बाहर की जानिब खड़ी बढ़ गई और वहीं उसकी हिम्मत पर शजदा रह गया। इस लड़की का वो लेवल वो नहीं है जो हम समझ रहे। ये बहुत पहुंची चीज़ है। उसने उसके जाते ही कॉल मिलाई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस जैसी पहुंची हुई चीज़ों को ज़मीन पर कैसे लाते। तुम बताओ, काम हो गया? हाँ, हो तो गया, मगर उसने आइंदा आने के लिए मना कर दिया। इसकी अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम बस प्लान के मुताबिक अब आखिरी चीज़ छोड़ो। कहते साथ ही सामने से फ़ोन बंद कर दिया गया। वो लॉन में उलझी बैठी सामने चाय का कप रखे हुए थी जब हसन उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल यूं ही अंदाज़ा लगाने के बाद वो थक कर बोल दिया, क्या सोच रही है गुड़िया? अरे, आप कब आए? वो चौंकी। बस अभी अभी, जब हमारी गुड़िया जाने किन ख्यालों में थी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। क्या पीछे का कुछ छोड़ आई हो? क्या मतलब? मतलब कि जब से आई हो जाने किधर खोई खोई रहती हो। पहले जब आती थी तब तो ऐसे नहीं होती थी। सुने, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मामू से बात करें, मुझे वापस जाने दे? वो उसको गौर से देखने लगा। गुड़िया अभी सदफ आंटी भी नहीं है उधर, तो ये मुनासिब थोड़ी है। वो सुनकर चुप हो गई। नहीं बता सकती थी कि इससे ज़्यादा मुनासिब कुछ है ही नहीं। अपने वली के सरपरस्ती में होने से भली कोई चीज़ हो सकती है। वो अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि आने वाली कॉल भी नहीं देखी किसकी। बस मसरूफ़ से अंदाज में मोबाइल उठा के कान से लगा लिया। जिसका एहसास उसे अगले ही पल हो गया कि गलत कर दिया उसने कॉल उठाकर। मुझे हैरत हुई, तुमने मेरी कॉल फिर फ़ौरन से ले ली। बस एक दिन और तुम देख लोगे अरहान अपने वादे का कितना पक्का हूँ। तो फिर तुम नहीं आए, मगर जानते हो वो आई थी। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे ख़ानदान की लड़कियाँ। बकवास बंद कर रो अपनी। वो कॉल कट करने ही लगा था कि सामने वाला जल्दी से, और इसका सबूत तुम अपनी आंखों से देख लोगे। कहते साथ उसने कॉल बंद कर दी। वो शक नहीं करना चाहता था क्योंकि जानता था अरीबा कैसी है, मगर जो अपनी आंखों से देख चुका था, दिमाग कह रहा था खुद को आंखों से देखे मंजर को झुटलाया नहीं जा सकता। जबकि दिल था कि मुसलसल दिमाग का मुखालिफ था जो एक ही बात पर अड़ गया। तुम अरहान नहीं, अरहान माना तुमने खुद से देखा है, मगर तुम उसे जानते हो। तुम जानते हो वो कभी अमानत में ख़यानत नहीं कर सकती। यही वजह थी कि वो सामने से दिखाए गए मंजर के बाद भी बताई गई जगह पर नहीं गया था, क्योंकि वो जहाँ वहाँ जाना दिमाग के इरादों को हवा देना था। शक की चिंगारी को सुलगाना मतलब था वो नहीं चाहता था। अरीबा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब कामवाली दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई। वो बीबी जी, आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे मिलने? वो हैरान होती कमरे से निकली। आखिरी सीढ़ी पर पाँव रखते ही जिसकी आवाज़ कानों में
गूंजी थी। उसी आवाज़ को सुनने के लिए तो कब से बेचैन थी। आप अरीबा को बुला दे, मैं उसे लेने आया हूँ। मगर अभी उसके मामू घर पर नहीं है तो आप उसको नहीं ले जा सकते। ये अरीबा की मुमानी थी जो बिला वजह उसे समझा रही थी। तभी अरीबा ने डरते डरते लाउंज में कदम रखा। आप अपना सामान लेकर फ़ौरन आओ, घर चलना है। वो उसकी मुमानी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, मगर मामू घर पर नहीं है, उसने डरते हुए कहा। अरहान ने भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाली। वहाँ से आते हुए देखा था, मैं घर पर नहीं हूँ। उसके लहजे को खूब पहचानती थी। आज उसके लहजे में कहीं अपनाहियत नहीं थी। हाँ, कुछ था, वो शिकोक की ढेरी थी, खुदगर्जी की। मगर ये किस हक से तुम्हारे साथ जा सकती है, जबकि तुम्हारे वालिदा। उसने इन जुमला मुकम्मल होने से जो हक रखता हूँ उसका इश्तिहार लगवाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, बीवी है मेरी। सामने वाले को हैरान देकर वो वापस अपनी जोत पर रही बात कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो माँ आने वाली है, उनसे आकर पूछ लीजिएगा। अरीबा तो अपनी मुमानी के सवालात से बचने के लिए अपना सामान लेने भाग गई थी। रुबाब टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी जब किसी की आहट पर पलटते साथ ही सोफे से छलांग लगाकर उसकी जानी पड़ी। डेबी, तुम आ गई, किसके साथ आई हो? उन्होंने तुम्हें कैसे आने दिया? उसने एक साथ कितने ही सवाल दागे थे। मेहरबानी करके पानी वानी पूछ लूँगी या तुम भी अपने भाई की तरह ही जलील करोगी? वो सोफे पर बैठी बोली तो रुबाब शर्मिंदा सी हुई। फ़ौरन उसे उसके सामने पानी का गिलास पेश किया। किसके साथ आई हो? रुबाब के फिर से सवाल पूछने पर अरीबा ने पानी पीते साथ ही गिलास से उसे देखा, आंखें दिखाई। अरहान के साथ। उसने गिलास रुबाब की तरफ बढ़ाते कहा, अरहान के साथ? उसे बेयकीनी से दोहराया। और ज़फ़र मामू ने तुम्हें आने दिया? वो घर होते तब ना, वैसे भी किसकी हिम्मत है इन जनाब को मना करने की? कैसे कह दिया मेरी बीवी है? रुबाब तो हैरत ज़दा हो गई। फिर क्या, मैं तो वहाँ से भाग गई। जब कार में आई तो जनाब का मूड माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह था। मजाल है कोई बात की हो, घर के सामने उतार के ये जा वो जा। रुबाब के चेहरे पे हैरानी की जगह परेशानी ने ली। अरीबा, क्या तुम भी वही समझ रही जो मैं समझ रही हूँ? हाय रुबाब, ऐसा मत बोलो, अभी तो फूफू भी इधर नहीं है। फिर तुमसे कोई गड़बड़ हुई? नहीं तो इस बार तो पक्का मैंने कुछ नहीं किया। वो दिमाग पर जोर देते हुए, चलो भाई, तुम मियाँ बीवी की आपस की बात है। रुबाब ने खुद को अलहदा करते हुए कहा, जिस पर अरीबा ने दंग रह गई थी। वो करीबन रात के 3 बजे के करीब घर लौटा, जब तक सब सो चुके थे। फिर सुबह उनमें से के उठने से पहले ही वो जा चुका था। यही बात अरीबा को परेशान कर रही थी। कल से जब से वो आई थी उन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। वो सदफ साहबा के साथ ही घर आया था। अरीबा ने आज उसे देखा था। वो खामोश था। उसके चेहरे पर मौजूदा तासरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सदफ साहबा सबसे मिलकर अपने कमरे में फ़्रेश होने चली गई तो रुबाब अरीबा ने डाइनिंग टेबल का रुख किया खाना लगाने के लिए। इसी दौरान अरहान भी आकर कुर्सी पर दराज हो गया, प्लेट पर बड़ा सैलेड खाने लग गया। तभी सदफ साहबा भी आ गई। तो कैसा रहा? मेरे पीछे सब, उन्होंने कुर्सी पर बैठे कहा। सब ठीक था मामा, अरहान ने अपनी प्लेट में चावल डालते जवाब दिया। हाँ, तो फिर मेरी बेटी को तुम लोगों ने तंग तो नहीं किया? उन्होंने अपने साथ वाली चेयर पर खामोश बैठी अरीबा को देखकर कहा। आपकी लाडली बेटी आपके जाने के बाद यहाँ रुकती तो था ना? अरहान ने तंज का तीर चलाया। क्या मतलब? अरीबा किधर गई? कुछ नहीं माँ, वो ज़फ़र अंकल आए थे, उन्हें यूँ आपके बगैर अरीबी का यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगा तो उसे साथ ले गए। जी, और आपकी लाडली जाने के लिए इतनी बेताब थी कि किसी को बताना भी गवारा नहीं किया। वो अच्छा खासा सुलगा हुआ था। अरीबा तो बस इसको देख कर रह गई। खैर माँ, आपने रिसेप्शन का कहा था, इसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल है। कल रात में 8 के हिसाब से सब अरेंजमेंट है। अरहान, तुम इस मामले में जितने बेचैन हो, आज से पहले किसी और चीज़ के लिए नहीं थी। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी सब जान ले किसका क्या हक है, उतना ही बेहतर होगा। अरीबा रुबाब इस सारे मामले में खामोश रही थी। सिर्फ सदफ साहबा और अरहान ही बातें कर रहे थे। यार रुबाब, कब काफ़ी देर जाओ मुझे मेरे रूम में, वो कहते साथ वहाँ से उठा था, पर एक पल को रुका। रुबाब का मतलब है रुबाब। वो जाते हुए एहसास दिला गया था कि इस वक्त अरीबा से नहीं मिलना चाहता। उसके मना करने के बाद वो कॉफ़ी लेकर आ गई थी।
दरवाजे की तरफ पीट के वो अपनी फ़ाइल का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाए, उसके कदम अंदर पड़ते साथ ही वो बगैर देखे जान चुका था कि कॉफ़ी कौन लेकर आया। मैंने शायद रुबाब को कहा था। अभी भी बगैर पलटे ही उसने जवाब दिया। वो चलते हुए उसके सामने आई थी। नाराज़ है आप? क्या मेरे पास नाराज़ होने का हक़ है? उसे फ़ाइल बेड पर उछालते हुए कहा। मैं नहीं जानना चाहती, मामू ज़बरदस्ती लेकर गए थे। अरे यार, तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? मेरी इतनी हैसियत कहाँ? आप अच्छी तरह जानते हो आपकी हैसियत क्या है मेरे लिए। जी, बहुत अच्छे से जान गया हूँ। इतनी हैसियत है कि माशाल्लाह से 2 हफ्तों में एक बार भी आपने बात करना गवारा नहीं किया। तो आपने भी तो नहीं की, फिर मुझे भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। छोड़कर मैं नहीं, आप गई थी। अच्छा, इतने बदगुमान है तो फिर रिसेप्शन क्यों रखवाई? वो तल्ख सा हंसा। तो तुम्हें दुख हो रहा है अरहान? उसने ज़ोर देकर कहा, मगर सामने वाले ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। शाम हो गई। वसीम, उनकी बेगम और अमीर साहब सदफ साहबा से मिलने आए तो अरहान और रुबाब भी वहीं मौजूद थे। अरीबा जानते बुझते नहीं आई थी। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से कोई बदगुमानी हो। चाय सर्व की जा चुकी थी तभी वसीम ने बात शुरू की। आपा, आज आपका भाई आपके पास एक अर्जी लेकर आए। उम्मीद है आप ना नहीं करेंगी। बिला झिझक बोलो, मुनासिब बात होगी तो मैं भला क्यों मना करूँगी। बस अदबबाजी, आप इनकार नहीं करेंगी। बस समझ लें, अगर इनकार किया तो आपकी बहन आपसे नाराज़ हो जाएंगी। रुबाब को बात का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका था। वो पिछले कुछ दिनों से अमीर की ढकी छुपी बातों से उनके ख़यालात को अंदाज़ा बखूबी लगा चुकी थी। आपा, हम चाहते कि आप नूरीन को अपनी बेटी बना ले। वो मेरी बेटी ही है, मगर मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मतलब आपा कि अरहान और नूरीन की मंगनी कर दी जाए, फिर अमीर और रुबाब के साथ ही इन दोनों की शादी करवा दे। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई थी, जैसे इन सब ने महसूस किया था। देखो वसीम, मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर अपने भाई की ख्वाहिश पूरी कर देती, मगर करीम ने जाने से पहले ही अरीबा को अरहान की सरपरस्ती में देकर जा चुका है। क्या मतलब है आपा? हम समझे नहीं। करीम की दुनिया से रुखसत होने से पहले हमने अरीबा और अरहान का निकाह पढ़वा दिया था। मैं तो तुम्हें कल की दावत देने वाली थी। माशाल्लाह से कल रिसेप्शन प्लान किया है। आपा, आपने हम सब से इतनी बड़ी बात छुपाई है। इन्हें भाई नहीं समझती थी, कम से कम बेटी का ससुराल समझकर ही बता देती। ये कैसी बात कर रही हो रज़िया? समझने वाली क्या बात है? मेरा भाई है, बस मैं नहीं चाहती कि बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले कोई ऐसी बात हो। रिसेप्शन की तकरीब काफ़ी अच्छी गई थी। जल्द रखने की वजह से गांव से कम ही लोग आए पे थे। अलबत्ता यहाँ पर मौजूद वसीम साहब के ख़ानदान के सभी अफराद आए थे। रज़िया को बात कुछ ख़ास पसंद तो नहीं आई थी, मगर जो कुछ भी पिछले दिनों गांव में हो चुका था उसके बाद बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं था। वैसे भी वसीम अपनी बहन को ज़बान दे चुके थे कि अरीबा के मामले में कुछ नहीं होगा। अरीबा के मामू पूरे ही फैमिली आई थी। हसन ने भी स्टेज पर आके उसके सर पर प्यार दिया, फिर अरहान के साथ वाले सोफ़े पर बैठ गया। तो मुझे अब समझ आई, गुड़िया घर जाने की ज़िद बार बार क्यों करती रही। अरीबा उनकी बात पर हल्का मुस्कुरा दी, जबकि अरहान हैरान हुआ। वो कमरे में बैठी उसी का इंतज़ार कर रही थी। धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी धड़कनों का शोर भी साथ साथ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आ ही गया। अरीबा ने कनखियों से देखा, मिरर के सामने खड़ा अपनी शेरवानी उतार कर शर्ट ठीक कर रहा था। शेरवानी उतार कर रिलैक्स होने के बाद वो उसके सामने बेड पर बैठ चुका था। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। उसकी मासूमियत उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। अरहान को संभलने में कुछ पल लगे। तो तुम भेजूँ किसी तस्वीर कि मैं भेजूँ? किसे? वो हैरान हुई। वही जो मुझे तुम्हारी और अपनी तस्वीर रोज़ भेजता है। कमाल की डिटाई थी। एक तरफ अपने हाथों से उसे ब्रेसलेट पहना रहा था, दूसरी तरफ अपनी बातों से उसे ज़ख्म दे रहा था। अरीबा ने अपने हाथ पीछे खींचा। बेयकीनी से अरहान को देखा। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, मगर फिर मुलाकातों के सबूत देखकर आंखें खोलनी ही पड़ी। आप किस कदर मुनाफिक हैं। अगर आपके अंदर इतना जहर था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी?
तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। कम से कम मेरे होने तक ऐसे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। चटाक अरीबा ने बिना सोचे समझे जहाँ चाहतों का लम्स होना चाहता वहाँ थप्पड़ जड़ दिया था। मुझे नहीं पता था आपके अंदर इस कदर मुनाफिकत हो सकती है। कहते साथ ही वो ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अंदर घुसते ही जब्त टूट गया, आंसू बहते चले गई। वो भी वहाँ से उठकर टेरेस पर पड़े सोफे पर लेट गया। वो ऑफिस से 9 के करीब घर लौटा था। आज मूड पिछले दिनों की निस्बत खुशगवार था। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो अरीबा टेरेस पर सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहने, गले में सी ग्रीन दुपट्टा डाले, जाने अपनी कौन सी दुनिया में इस बात से बेखबर कोई पिछले 15 मिनट से उसके पीछे खड़ा खुद से जंग लड़कर अब वापस पलट चुका था, गुम थी। वो खुद के कदम उसकी तरफ रोकने में कामयाब हो गया था। वो चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकला तो अभी तक टेरेस पर ही अपने ही किसी दुनिया में गुम काम वाली उसकी कॉफ़ी देकर जा चुकी थी। उसने बेड पर बैठे कॉफ़ी का कप लबों से लगाया ही था जब मोबाइल पर बीप हुआ तो उसने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए मोबाइल उठाया। अरीबा कप टूटने की आवाज़ पर कमरे की तरफ भागी थी। कमरे में आई तो कप और पर्च के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े हुए थे। अरहान ने गुस्से से गर्दन उठाकर हिकारत भरी नज़रों से उसे देखा तो समझ गई फिर से वही इल्ज़ाम, वही ड्रामा। तो तल्ख से मुस्कुराहट के पलटने ही लगती कि अरहान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, बाजू पकड़ के खुद के करीब करते हुए दर्द से देखता है। एक पल को अरीबा को लगा बस अब इस तकलीफ़ के सामने हार मान ले, मगर इन कांटों का क्या जिससे रोज़ ज़ख्मी होती है, उस माँ की छत का क्या जो एक झटके में गिरा दी गई है। ये सब उसने अरहान की आंखों में देखते हुए सोचा, लेकिन फिर अगले ही पल आंखों ने अरहान के सामने उसकी ढिठाई की नुमाइंदगी की। देखो मेरी बेगैरती को, देखो मेरी शिकस्त को। रोज़ तुम्हारी नई तस्वीर देखता हूँ इस कमीने के साथ, रोज़ जलता हूँ फिर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाता। सुना था मोहब्बत गैरत पैदा करती है इंसान में, और मुझे देखो तुम्हारी मोहब्बत ने बेगैरत बना दिया है मुझे। तुम्हें ये सब करने से पहले मुझ पर ज़रा सा तरस नहीं आया रीबा? अरहान ने दर्द से शिकवा किया। मुझे तो खुद पर तरस नहीं आया तो आप पर कैसे आता? रोज़ खुद से सवाल करती हूँ आखिर क्यों मैंने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की? क्यों ना खुद पर ज़रा सा भी तरस ना खाया? अरीबा ने भी सख्त लहजे में जवाब। हाँ, मुझसे मोहब्बत, फिर ये सब समझ नहीं आता तुम्हारी किस बात पर यकीन करूँ? अरहान ने तासुब भरे लहजे में अल्फाज का वार किया। मिस्टर अरहान, आप सिर्फ खुद की मनगढ़ंत बयानों और दूसरों पर यकीन करें। कहते साथ ही अरीबा खुद को उसके बाजू से आज़ाद करती बाहर की जानिब बढ़ गई और अरहान वहीं खड़ा रह गया। ये सिर्फ गुस्सा उतारने का अंदाज था, सिर्फ उसे सुलगाने के लिए। वो अंदाज़ा कर सके कि वो किस आग में जल रहा है। जब आपको अपने प्यारों से मुतालिक कोई बाहर वाला कुछ बताए तो तकलीफ़ होती है। वो भी उस वक्त इसी तकलीफ़ में था। इतने सालों की करबत उसे इस बात का यकीन क्यों ना दिला सकी? वो बिला झिझक उससे अपनी बातें शेयर कर सके। उसको इतना वक्त सुकून चाहिए था जिसके लिए वो सदफ बेगम के कमरे में आ गई। वो बेड पर आहिस्ता बगैर आवाज़ पैदा किए लेटने की कर रही थी। उसके ख्याल में उसकी फुप्पू सो चुकी थी, मगर जैसे उसने बेड पर लेटे शुक्र अदा किया तो सदफ बेगम की आवाज़ आई। वो खुद नहीं पलटी थी। आज फिर मेरे कमरे में? ये आजकल शाही सवारी का आना बढ़ नहीं गया? अरीबा मुंह बनाते बोली, वो मेरा दिल नहीं लगता ना आपके बगैर। आए, क्यों दिल नहीं लगता बीबी? इस दिल को फुप्पू से हटाकर फुप्पू के बेटे से लगाओ। वो फिर से बगैर पलटे बोली थी। अच्छा, आज तो सोने दे। कि नहीं, वो चिढ़कर बोली थी। हाँ हाँ, फिर सो जाओ। वो खुद तो कह कर सो गई थी, मगर अरीबा चलो अरीबा बेटे, एक तरफ फुप्पू एक तरफ फुप्पू का बेटा और बीच में बेचारी अरीबा। यही सोचते सोचते वो भी नींद की वादी में उतर गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो अरहान ने उसका रास्ता रोका। अगर आइंदा ये कमरा छोड़कर गई तो फिर माँ के पास ही रह लेना। अरहान, आप मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे? तुम जो भी समझो। ठीक है, छोड़ दे। ऐसी हरकती ही रही तो जल्द ही तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जल्द ही क्यों, अभी क्यों नहीं? अरहान ने उसे झटके से छोड़ दिया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा रही। भाग क्यों रहे हैं? मान ले आप नहीं छोड़ सकते। वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। वो अरहान के ऑफिस जाने के इंतज़ार में ही थी। वो जानना चाहती थी वो आखिर किन तस्वीर की बात कर रहा है। उसके ऑफिस जाते ही कमरे में आई। अरहान के कबर्ड में मौजूद लॉकअप खोला। सामने ही पड़ा एक सफ़ेद रंग का लिफाफा।
उसे नज़र आ गया। उसने जल्दी जल्दी उसे खोलना शुरू किया। इस लिफाफे में तस्वीर थी। जैसे ही उसने तस्वीर देखनी शुरू जान गई वो बगैर किसी फ़िल्टर के, बगैर फ़ोटोशॉप के थी। वो हकीकी मंज़र की असल थी। जैसे जैसे तस्वीर उसके सामने आती गई माजी के पल ताज़ा होते गए। सबसे ऊपर वो तस्वीर थी जिस दिन वो रेस्टोरेंट में उस शख्स से मिलने गई थी। पहली तस्वीर में उस शख्स ने उसका हाथ थामा हुआ था। अरीबा ने बिला अख्ता तस्वीर को देखते हुए अपने हाथ दुपट्टे के साथ मसला गोया साफ किया हो। एक तस्वीर में वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे और उनके आगे जूस पड़े हुए थे। तस्वीर साइड से ली गई थी इसलिए दोनों के चेहरे के तासुरात नहीं दिखाई दे रहे थे। अब जो तस्वीर उसके सामने थी वो आखिरी पेपर वाला दिन की थी जिसमें उसी शख्स ने उसे थामा था। एक हाथ उसके हाथ में था, दूसरा उसकी कमर में। इस तरह एक तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े उसकी आंखों में देख रहे थे। इन तस्वीर को देखकर अरीबा को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अरहान को कैसे नहीं आता। तस्वीर असली थी, लम्हा भी हकीकी थे, मगर इनकी अक्कासी झूठी पे मबनी थी। इन दोनों मुलाकातों में जानबूझ के ऐसे मौके पैदा किए गए थे जिससे इन दोनों का कोई पोज बनाकर आसानी से तस्वीर ली जा सके और फिर उसे गलत रंग दिया जा सके। उसे अब सच में अरहान के सामने जाने से शर्मिंदगी होने लगी थी। जहाँ उसके भरोसे पर नाज़ा थी वहीं दिल खुद की बेवकूफ़ियों पर नादिम भी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इससे बात करे या नहीं, सो उसने आने से पहले ही लेट गई। अरहान ने इन सब के बाद साइबर एक्ट के ज़रिए उस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी जिसके नतीजे पे ना सिर्फ उस शख्स का पता चला था जो तस्वीर भेजकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहा था, बल्कि इन सब के पीछे मौजूद इंसान का भी पता लगाया जा चुका था। ये सब आंसा ने करवाया था अरहान को अरीबा से बदगुमान करने के लिए, अरहान की नज़र में अरीबा की किरदार कशी करने के लिए। मगर अरहान ने अंसा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। इसकी वजह अंसा के माँ बाप थी जिन्होंने अरहान से माजरत की और ऐसा ना करने की दरख्वास्त की। जाने कितने ही देर लॉन में बेमकसद चक्कर काटने के बाद वो कमरे में वापस आया, ये सोचकर कि वो सो गई होंगी। ऐसा ही हुआ। जब वो आया तो साइड लिए लेटी हुई थी। अरहान ने सोफ़े की जानिब कदम लेने चाहे मगर नाकाम रहा और उसके पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। आहिस्ता से उसके चेहरे पर आती बालों की लटों को पीछे किया। उसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था वो रोई है। अरीबा, क्यों हो तुम ऐसी? उसने आहिस्ता से उसके गाल पर अपना हाथ प्यार के रंग बिखेरने की कोशिश की। क्यों तुम हर बार मेरा मान तोड़ देती हो? तुम मेरे लिए इतनी ही लापरवाह क्यों हो? क्यों तुम एक बार मुझे दिल से अपना मान कर नहीं देखती? मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? तुम तो रेबी हो, मेरी रेबी, बहुत ही मासूम, मगर तुम मुझ पर भरोसा भी तो नहीं करती। मैं बार बार खुद से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाकर थक गया हूँ। कभी तो तुम मेरी जानिब कदम लो। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन में अपना नाम सुनूं, तुम्हारी आंखों में अपना अक्स तलाश करूं, तुम्हारे भरोसे की बुनियाद हमारा ये रिश्ता परवान चढ़े। अरीबा की बंद आँखें से आंसू छलका तो उसका प्यार रंग बिखरता रहा। हाथ रुका, वहाँ से उठने लगा। तब की बार अरीबा ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों से कहने की इजाज़त चाही। सामने वाले ने इनकार नहीं किया, उसके पास ही दराज हो गया। उसने उसके कंधे पर सर टक दिया। मैं डर गई थी अरहान, मुझे लगा आपको खो दूंगी। मैंने आते साथ ही फूफू को सब बता दिया था क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, बस डर था आपको खोने का। और फिर फूफू ने भी यही बेहतर समझा कि आपको कुछ ना बताऊं। वो कहकर खामोश हो गई। रैबी वो मोहब्बत नहीं होती जिसके दरो दीवार हल्की हल्की आंधियों से हिलने लगी। और अपने रिश्तों में किसी तीसरे के पास जाने की बजाय हमेशा खुद सोचो, लाजमी नहीं है मैं जैसा तुम्हारे साथ हूँ सामने वाले भी साथ में वैसा हो सकता है मैं जितना तुम पर मार्जिन देता हूँ सामने वाले को इतना ना दे रहा हूँ, इसलिए सामने वाले फैसले भी इतने अपने रिश्ते की बुनियाद पर करेगा। इस बुनियाद पर करेगा कि जो मैंने उसे दिलाया है, ना कि जो एतमाद प्यार मैं तुमसे करता हूँ। बात करने के बाद अरहान ने उसकी जानिब देखा। क्या है उसे कुछ समझ भी आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अरहान की बात का जवाब में सवाल नहीं किया था और वह उसकी जानिब भी देख कर मुस्कुरा रही थी। फिर उसके ऐसे देखने पर गर्दन सीधी करते सामने देखने लगी तो वो हंस दिया। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। और ये तुम्हें कैसे पता चला? आप मुझसे जितना भी नाराज़ हो मगर आपने कभी अपने कदम वापसी की जानिब नहीं लिए। वो कहकर खामोश हुआ। वो हंस दिया। बस इतना सा ही इजहार डिज़र्व करता हूँ मैं? नहीं नहीं, डिज़र्व तो आप बहुत करते,
मगर मैं कहाँ बंदी नाचिज़ आपकी उम्मीदों पर पूरी उतर सकती हूँ। तो जितना पूरी उतर सकती हूँ उतना ही नवाजिश कर दे। उसने आंखें बंद कर दी, गोया कि सुना ही ना हो। वो क्या कह रहा है। चंद पल उसे यूं ही देखने के बाद अरहन ने भी आंखें बंद कर दी। ख़त्म शुद। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी, नई कहानी लेकर। अल्लाह।